नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त का जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के वर्ड जो भी पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। ये सभी प्रश्नों को देने का जो श्रेय है सूरज भारती है, राहुल कुमार है, एक का मैडी नाम है रखा, नाम कुछ और होगा। तो ये सभी के सभी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है कोई भी फॉल्स नहीं है और सभी क्वेश्चन 100% ट्रू के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, या आप भी जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं थोड़ा जल्दी में हूं तो थोड़ा जल्दी ही पढ़ा के निकलता हूं। असगिरी बाई का संबंध किससे है? देखिए असगिरी बाई आपसे पूछ लिया है, ऑप्शन में आपको ध्रुपद खयाल पंडवानी दिया था, है ना भाई। ये भी चर्चा की विषय अभी कुछ दिन पहले रही थी, इसीलिए पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने का मतलब है कि चर्चा का विषय बनना, ठीक है। तो ये ध्रुपद इसका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी इनमें ध्रुपद लगाया है उनका राइट आंसर है, बाद बाकी जो लगाया उनके गलत हो गए, ठीक है। तो ध्रुपद राइट आंसर हो जाएंगे। ये कहाँ के रहने वाली है? तो मध्य प्रदेश के ओरछा साइड से बिलोंग करती है। ओरछा अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक जो है राम राजा का मंदिर भी है, जैसे कि मुझे याद तो नहीं आ रहा है लेकिन मैं भी गया हूँ ओरछा। ये ओरछा भी गया था मैं, पीतम्बरा देवी का मंदिर भी गया था, एक ही बार तो घूमने गया लाइफ में, है ना। तो ये जो है वहीं पे है शायद। इसके अलावा पंडवानी जो आप देखे, असगरी बाई का संबंध ध्रुपद से बता दिया, ये मध्य प्रदेश के ओरछा से है। तीजन बाई है एक, ये पंडवानी से है, बहुत बड़ी गायिका थी पंडवानी की, ये तो आप भी जानते हैं। और गिरजा देवी, इसे ठुमरी की रानी कहा जाता है। देखिए ये जो शास्त्रीय संगीत है ना, इसके अपने आप में कई सारे जो है अलग अलग राग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये भाई ख्याल में गाते हैं, ख्याल है ना। ये वाला जो है आपका ठुमरी है, ध्रुपद है, ये सब जो है एक फॉर्म है, ठीक है। तो जो ये असगरी देवी बाई थी ये आपका ध्रुपद से, और जो आपका तीजन बाई है पंडवानी से, और गिरजा देवी ठुमरी से। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मीराबाई चानू को कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पुरस्कार मिला? अब ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोल्ड मिला था भाई, और यहां से जो है गोल्ड का खाता इंडिया का स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। और इसकी जो लक तो देखिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला पदक मिला था, फर्स्ट मेडल, ये मीराबाई चानू के द्वारा ही श्री गणेश किया गया था। लेकिन वहां पे मिला था इनको सिल्वर टोक्यो में। अब यहाँ पे मिला बर्मिंघम में क्या मिला? गोल्ड मिला। ऐसे ही जिंदगी भी होनी चाहिए, पहले छोटा फिर बड़ा हाथ लगना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पहले बड़ा हाथ लग जाएगा फिर छोटकू लगेगा ना, तो बड़ा निराशा होता है दोस्त, है ना। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। ये भी बातों बातों में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता और पूछे भी गए हैं। इसके अलावा पिछला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था, ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 2022 में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल का क्रम क्या था, तो आपको याद रखने के लिए बड़ा ही सुटेबल है, बोलिएगा बैसवा हुआ था भाई, बैसवा। और BSSC CGL 3, है ना, BSSC का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, उस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे सब याद रहता है ना। इसके अलावा पिछला राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को कितने पदक मिले? तो 61 पदक मिले राष्ट्रमंडल खेल में भारत को। पदक की अनुपात हमेशा याद रखें, क्योंकि आपसे कभी गोल्ड, रजत और ब्रॉन्ज भी पूछा जा सकता है और पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया 22 को गोल्ड मिला, 16 को रजत मिला और 23 को जो है ब्रॉन्ज मिला था आपका कॉमनवेल्थ गेम CWG आपका 2022 के अंदर। देखिए जो चौथा स्थान हासिल किए थे हम, और पहला स्थान पे कौन रहा था? तो पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहे थे। अब थोड़ा पास्ट में झांक लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल को। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत के 2022 में और भी देख लेते हैं। 2022 में भारत के तरफ से व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक कौन प्राप्त किए? तो शरद कमल महाराज। ये कौन है भाई? तो ये टेबल टेनिस के बहुत बड़े स्टार हैं। और 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका किनको दिया है? शरद कमल को दिया गया है, एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने 4 पदक अकेले जीत लिया। 61 में 4 गो योगदान जो है खाली शरद कमल साहब का है, जिनमें 3 गो गोल्डे है। बताइए कितने महान काम किए। इनके अलावा जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इनका नाम कब चेंज हुआ? तो 2021 में। पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। किस नाम से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। पहला किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद साहब को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन कब आती है? 29 अगस्त को। क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो ये थोड़ा सा लपेट लीजिए, ज्ञान है। इसके अलावा भैया राष्ट्रमंडल खेल को भारत में है कब भाग लिया? तो 1934 में भाग लिया।
लिया था। जैसे कि आपने देखा कि 1930 में स्टार्ट होती है, लेकिन उस समय भारत भाग नहीं लेता है। भारत जो है हमेशा सेकेंड वाला में भाग लेता है। आप अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो जो 1900 में पेरिस में हुआ था, यहीं पे भारत भाग लिया था, यानी यहाँ भी ये जो है सेकेंड एडिशन था। पहला तो 1896 में एथेंस में हुआ था ओलंपिक की शुरुआत, तो यहाँ पर भारत भाग नहीं लिया था। तो ओलंपिक में भी दूसरे खेल में और आपका कॉमनवेल्थ गेम में भी दूसरे यानी सेकेंड एडिशन में भारत भाग लेना प्रारंभ किया था। आगामी राष्ट्रमंडल खेल कहां पे होगा 2026 में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस कब लागू हुआ भाई? 1878 में। 1878 में लागू हुआ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। किसके समय? लिट्टन के समय। लिट्टन, लिट्टी चोखा वाला लिट्टन है ना, लिट्टी चोखा वाला लिट्टन के समय आपका क्या हुआ? वर्नाक्युलर एक्ट जो है लागू हो गया। इसमें क्या कहा गया था, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं, है ना भैया। इसमें कहा गया था कि कोई भी जो पत्रकारिता है यह स्थानीय लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते हैं। यानी पत्रकारिता पे तो अंकुश था ही इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट कहा गया था कि आप स्थानीय लैंग्वेज में नहीं करेंगे। इससे क्या होता था कि जो थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, जैसे मान लीजिए अब हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो पत्रकारिता रहेगा इंडियन भाषा में तो हम पढ़ लेंगे ना, खास करके हिंदी में, और आप छाप दीजिएगा तमिल में तो हम पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही बोल रहा था ये कि भैया स्थानीय में मत छापो, छापना तो अंग्रेजी में छापो, ठीक है। तो ये अंकुश लगाना था इस पे, मतलब पत्रकारिता पे, ताकि हम अधिक से आराम शान से शासन कर सके। इसके अलावा लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। अच्छा, ये समाप्त कब होती है? तो ये समाप्त कौन करता है? तो ये समाप्त करता है आपका रिपन बाबा। रिपन बाबा कुछ अच्छे काम किए इंडिया के अंदर, इसीलिए जो है इसे लॉर्ड कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड रिपन ने किया था। आर्म्स इंडिया एक्ट 1878, ये भी लिटन के समय में आया था। इसके अलावा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट के थ्रू किस आर्टिकल में है? तो 19 में है। 19 के आर्टिकल के अपने आप के इतने पार्ट हैं? तो 6 पार्ट है बेसिक। 19 के ए है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, बी है, सी है, इस प्रकार से एफ तक है। इनके अलावा रिपन के समय ही लगातार जनगणना जो है ये आपका 10 वर्षों से होने लगा है। तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ जो है एक नियम है कि 10 वर्षों पे लोगों की जनगणना, लोगों की जनगणना, लोगों लिख दिया भाई, लो जी, पीपल नहीं लिखेंगे, लोगों, ठीक है। लोगों की जनगणना 5 वर्षों पे क्या होता है भाई? कृषि जनगणना। अगर आपसे कोई कहे कि एग्रीकल्चर वाला जो सेंसस होती है ये कितने समय पे? तो 5 वर्षों पे। और पेड़ पौधे का संरक्षण कितने वर्षों पे होती है? तो 2 वर्षों पे। एक एक बात, एक एक मोती है आपके लिए, समझ लीजिए भैया, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना। और एक बच्चे ने आज टेलीग्राम पे मिठाई खिलाने के लिए आमंत्रित किए हैं, जिनका नाम या आप देखे होंगे टेलीग्राम ग्रुप में ड्रैगन लिखा रहता है, लेकिन मैंने इससे इनका ओरिजिनल नाम पूछा है तो इनका नाम प्रेम सिंह मीना जी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आपको जो है नए ये जो सफर आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से आप जो है एक पूर्णतः जिम्मेवार जो है इंसान बन जाते हैं, जब आप खुद ही कमाते हैं और खुद ही जोड़ते हैं अपनी खर्चा और कुछ और को सहायता भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस न्यू लाइफ के लिए, और अभी तरक्की कीजिए और हमें भी मिठाई खिलाइए। हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर, ये मैंने आपने कमिटमेंट किया है, जरूर मिलेंगे। हम आएंगे भाई, एक बार जयपुर घूमना है मुझे, है ना। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछ रखा है भैया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया। अच्छा, एक चीज छूट गया वहां पे, इंपोर्टेंट है ना भैया। जो पहली जनगणना हुई थी ना, ये 1872 में हुई थी। किसके समय? मेओ के समय, ठीक है, मेओ के समय हुआ था। और इसी मेओ की हत्या अंडमान में हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों बात बताना था, इसीलिए बैक आए, नहीं तो बैक नहीं आते। चलते हैं आगे। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया था? जापान के संविधान से। देखिए, विधि का शासन एक है, मैं हर दिन बताया था, विधि की शासन जो है ये खाली लिया गया है कहां से? ये लिया गया इंग्लैंड से। लेकिन जो एस्टेब्लिश किए गए हैं लॉ के द्वारा, ये कहां से? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है ना। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब जो है ब्रिटेन से है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार यूएसए, इसे भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य रूस भाग 4 में। 4 के ए कर लीजिएगा, ये खाली 4 कहना गलत है, क्योंकि 4 जो है इसमें आपका डीपीएसपी है। प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची में, प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची दोनों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कंकरेंट लिस्ट और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि राज्य सूची है, कंकरेंट लिस्ट है और आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट, इसको भी स्टेट ही कर दीजिए। आप अंग्रेजी लिखे तो सब लिख दो, है ना भैया। एक तो आपका जो है आपका यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। इन तीनों में विषय शामिल कितने कितने तो पता है ना भाई। यूनियन में 100 है ना, कंकरेंट में आपका 52 है और स्टेट में आपका 61 है।
अब मान लीजिए इन तीनों को जोड़िए तो इतना ही विषय थोड़ी है इस दुनिया में भाई। इंडिया जो है बहुत बड़े अर्थव्यवस्था वाली देश है, बहुत बड़ा देश है भाई, तो इतना ही चीज थोड़ी है हमारे पास। तो मसला का कोई कमी नहीं है, हर दिन मसला है, जिंदगी एक मसला है भाई, है ना। तो इसके अलावा जो चीज इसमें शामिल नहीं है, यानी 52 61 और 100 छोड़ के, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा। ध्यान रहे, उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट शक्ति का अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल कौन सा भैया? 318। और भाग कहेगा तो भाग आप बता दीजिएगा ना, बताने में क्या, भाग 18 बता दीजिएगा सट से। इसके अलावा शोभना नारायण, 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था शोभना नारायण को? तो शोभना नारायण कौन है भाई? सबसे पहले ये ओडिसी से संबंधित है शोभना नारायण जी, ठीक है, शोभना नारायण। इसके अलावा आपका सोनल मानसिंह, इसके अलावा आपका जो गुरु केलुचरण महापात्रा है, सुजाता महापात्रा है, ये सब है ना, कहाँ का है? इंद्रानी रहमान है, ये सब कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है। तो ये ओडिसी संबंधित है। 1992 में इसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। वहां पे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। आपको संगीत नाटक अकादमी पे टिक करके घर आ जाना था। इसके अलावा सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण दिया गया, जो ओडिसी नृत्य में सबसे कम उम्र के नृत्यांगना जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया। अच्छा, सोनल मानसिंह जो है, इनके एक एक्स्ट्रा भी नृत्य है जो भरतनाट्यम भी कर लेती है। क्या? भरतनाट्यम से भी संबंधित है सोनल मानसिंह, और ओडिसी भी। तो ओडिसी प्राइमरी है, भरतनाट्यम सेकेंडरी है। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, 1988 में पद्म भूषण मिला है इन्हें, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये आपका जो है एक और क्या क्वेश्चन, इंटरसेट, ये कोई क्वेश्चन आया था, कुछ छूट रहा है यहाँ पे। अच्छा, गुरु केलुचरण महापात्रा सम्मानित किया गया, क्या क्वेश्चन अच्छा, मैं फोन कर रहा था उस समय, तो ये भी आया यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, है ना भैया। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा को कब मिला? 1988 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने चुना गया है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये मानिक साहा का क्वेश्चन आया, मानिक साहा है त्रिपुरा का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक बच्चा पहले तो मुझे बताया कि गुग्गा डांस आया था, भाई गुग्गा डांस भी एग्जिस्ट करता है जो हरियाणा का है। एक बच्चा ने बताया कि गोगा नौमी त्योहार आया था। अब ये दोनों में से एक तो आए जरूर हैं। अब आप लोग इसमें 50-50 कर लो, टॉस उछाल लेते हैं, ठीक है। कौन सा आया है? कौन सा है? अक्कर बकर, ये वाला आया है, बाया वाला, मतलब दूसरा आया होगा, दूसरा आया होगा, देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम था आज, ठीक है। तो भाई दूसरा जो है, जो गुग्गा नौमी है, ये गोगा नौमी और गुग्गा नौमी, ये दो नाम से होता है। एक तो गुग्गा नौमी होता है और एक आपका गोगा नौमी होता है। तो गोगा नौमी के नाम से हम मध्य प्रदेश वगैरह में इस त्योहार को देख लेते हैं, ठीक है, गोगा नौमी। और जो गुग्गा नौमी है ना, जो माफ कीजिएगा, गुग्गा डांस वाले पे पेन चला रहे हैं, और जो गुग्गा नौमी है, इस प्रकार से जो लिखा जाएगा, गहर सुकार गु आधा ग आकार, है ना। तो जो गुग्गा नौमी है, ये राजस्थान आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर गुग्गा नौमी आया है तो राजस्थान, गुग्गा डांस आया तो हरियाणा हो जाएगा। अब हरियाणा का कुछ डांस देख लेते हैं, जैसे फाग है, लूर है, मजीरा है ना, ये सब जो है आपका हरियाणा का डांस है। लोहड़ी और बैसाखी त्योहार, ये हरियाणा और पंजाब दोनों में मनाया जाता है, जिसमें लोहड़ी क्या है? मकर संक्रांति के समय, कहाँ गया भाई, इधर, और बैसाखी क्या है? नव वर्ष के समय, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहां से राजस्थान आया था, तो राजस्थान का कुछ ले लीजिए। गुरु शिखर पर्वत मिलेगा आपको, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके अलावा राजस्थान में आपको थार मरुस्थल मिलेगा, जो भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है। राजस्थान में आपको माउंट आबू का दिलवारा मंदिर मिलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आपको पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा मिलेगी, पंगुराज वाला सीमा, है ना, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो राजस्थान भी आ जाएंगे इसमें, तो पाकिस्तान वाली सीमा मिलेगी। राजस्थान के अंदर आपको एसवारिया तेल क्षेत्र मिलेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि लोग लगता है कि राजस्थान में तो तेल क्षेत्र होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है भाई, एसवारिया और मंगला तेल क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। भारत में तेल की पहली खुदाई कब हुई थी? तो 1901 में। कहां पर? डिगबोई में। डिगबोई कहां पे है? असम के अंदर है, 1901 में। और क्या हुआ है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। तो हम ऐसे चलते हैं एकदम जिगजैग मोशन में, सांप के जैसा, ठीक है भैया। इसके अलावा समान मेघ वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत दिनों के बाद याद किए हो मित्र, है ना। तो भाई इन्हें कहता है आइसोनेफ। क्या कहते हैं? आइसोनेफ, है ना। समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहेप्स, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, बाद में समझाता हूं। समान लवणता वाली रेखा आइसोहेलाइन, समान वर्षा वाली रेखा आइसोहाइट्स। अब क्या स्टार का क्या मतलब हुआ, समझ गए होंगे कि भाई जो वर्षा वाला है ना, उसमें हाइट्स नहीं बोलते, तुम्हारी हाइट कितनी है भाई, है ना। तो हाइट कहाँ होना चाहिए? ऊंचाई वाला में नहीं, ऊंचाई वाला में मत डालिएगा, गलती हो जाएगी। आइसो हाइट्स जो है ये वर्षा वाला है, या फिर इसे
ही कंटूर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो समान ऊंचाई वाला होता है ना उसे आइसोहेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आइसोहेप्स को कंटूर लाइन कहते हैं। एक सेकेंड, कंटूर वाला बात को जो है आइसोहेप्स, समान ऊंचाई वाले को कंटूर कहते हैं या फिर आइसोहेप्स कहते हैं। आइसोहाइट्स वर्षा वाले को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। समान लवणता वाले को आइसोहेलाइन कहते हैं। आपके जो है जो महासागर है इसकी लवणता की जो औसत है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, यानी 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम नमक मिल जाएगा समुद्री पानी में। ठीक है, जो समान ताप वाले जोड़ने वाली जो रेखा है, समान ताप वाली, इसे क्या कहेंगे? आइसोथर्म। देखिए आइसो कॉमन है, आगे जो है आपको जोड़ना है कि ये किससे, वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? थर्म, टेम्परेचर, थर्मामीटर बनाए ना भाई, है ना, तो ऐसे ही मिला के जो है आप कर सकते हैं। जैसे बहुत गहराई है, आइसो बात है, आइसोथर्म है ना, तो ये सब आइसोनीफ है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितनी है। देखिए पहले शहरी पूछा था, मैंने कहा शहरी पता हो तो ग्रामीण निकल जाएगी, घटा लीजिएगा। तो भाई शहरी कितनी है हमारे यहाँ? 32% के करीब है। तो जो हमारा ऑप्शन 68 से 70 के बीच में एग्जिस्ट करता है वही हमारा राइट आंसर है। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था? लिंगानुपात कितनी? 943। डेंसिटी कितनी है? 382। डेकेडिकल ग्रोथ कितना है? 17.64। लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। मेल लिटरेसी रेट कितना है? 82.14। फीमेल लिटरेसी रेट कितना है भैया? 65.46, है ना। इसके अलावा और भी कुछ छूटा और कुछ नहीं छूटा। चलते हैं आगे, जनगणना के बारे में पारंगत हो गए, महारथी हासिल हो गए आप लोगों को। इसके अलावा छौ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भैया छौ लोक नृत्य जो है ये तो 3 राज्य में होती है सर, आप ही ने बताया है। एक तो भाई ओडिशा बताए आप, ओडिशा बता दिए थे, झारखंड बता दिए थे, पश्चिम बंगाल बता दिए थे। तो इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा या फिर इनमें से सभी ऑप्शन होगा, अगर तीनों दिया गया है अलग अलग तो। ठीक है, अब छौ नृत्य के बारे में मैं विशेषता पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा, ये अपनी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो छौ नृत्य जो है ये झारखंड में प्रसिद्ध है। कौन सा छौ नृत्य? सरायकेला वाला। एगो मयूरभंज वाला है, ये कहां पे होता है? ओडिशा में, जगह के नाम से दिया गया भाई। एगो पुरुलिया छौ नृत्य है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। तो 3 जगह छौ नृत्य होता है, जगह के नाम पे इनका नामकरण भी हो गया है, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, है ना। इसके अलावा मयूरभंज वाली जो छौ नृत्य होती है ना उसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है, बाद में मुखौटों का प्रयोग होता है। आपने कथकली नृत्य में भी मुखौटा का प्रयोग करना है, और एक मुखौटा नृत्य ही होता है, उसका नाम है मुखौटा नृत्य। ये कहां पे होता है भाई? मुखौटा डांस या फिर नृत्य, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसे युद्ध नृत्य या वार नृत्य भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। छौ नृत्य को यूनेस्को में जो है मानवता अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, और इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन ये पूर्णतः शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए वैसे अगर आप बात करेंगे कॉमन वे में तो शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं, लेकिन जो साहित्य नाटक अकादमी है जो हमारा वेरीफाई करेगा भाई, ये हमारा 8वीं शास्त्रीय नृत्य मानता है भाई। ठीक है, इसके अलावा जीडीपी और जीएनपी में संबंध, भैया मैंने बता रखा है आपको जीएनपी का सूत्र याद है कि सैम नाम का लड़का इंग्लैंड से आके बिहार में कमा रहा है ना। अब भाई रामलाल नाम का लड़का यहां से जाके सऊदी अरब में कमा रहा है। एग्जाम्पल दिए थे भैया, याद है मुझे, सैम भी याद है मुझे, इसलिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सैम नाम जनरली इंडिया में कम होते हैं, और होते भी हैं तो जो है अपने इधर तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो भाई जीडीपी और जीएनपी में कहां से रिलेशन निकालोगे? ये सूत्र अगर याद है तो आप रिलेशन निकाल दोगे, चाहे कैसे भी घुमा फिराए। अब इस एम को उधर ले जाओ तो प्लस एम हो जाएगा, जीएनपी प्लस एम बराबर जीडीपी प्लस एक्स, है ना। अगर एक्स को उधर ले जाओ, सबसे बड़ी बात है कि एक्स और एम है किया, तो फिर से वही बात, सैम और रामलाल। ठीक है, देखिए जीएनपी जो होता है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्स माइनस एम। अब ये एक्स क्या है? यहां पर ये देसी आदमी विदेश में जाकर आय अर्जन करता है। जैसे राम नाम का आदमी जो है ये विदेश में जाके कमाया। हाँ, तो कहां थे हम थे भैया कि कुछ काम आ गया था भाई। हम कहाँ थे कि भाई जो जीडीपी में अगर आप विदेश में हम जाके जो कमाते हैं, यानी रामलाल जाके जो कमाएगा वो जुटेगा, और सैम नाम का आदमी जो उत्तर प्रदेश में आके कमाएगा वो घटेगा, तब जाके जीएनपी निकलेगा। अगर ये समीकरण अगर आपको याद है तो आप रिलेशन स्थापित कर सकते हैं जीडीपी और जीएनपी के अंदर। इसके अलावा राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास देखने को मिलती है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो ये कश्मीर के अंदर की जो है आपकी झलक देखने को मिलेगा। कश्मीर का इतिहास जो है राजतरंगिणी के अंदर वर्णित है। राजतरंगिणी का
फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? जैनल आब्दुन ने। राज तरंगनी को किसने लिखा है? तो कल्हन ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा स्टाक का सैनोनिम आया है STALK, स्टाक। स्टाक का मतलब इसका जो है आपका सैनो या एंटो पूछा गया है, ये तो क्लियर नहीं, लेकिन वर्ड में लिखा है इन्होंने कि स्टाक आया है। एक गण नगाई त्योहार आया है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। इसके अलावा एक बच्चा अभी अभी मैंने देखा टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, जाकिर हुसैन का वाद्य यंत्र पूछा है, तो हो जाएगा तबला। एक बच्चा और कुछ भेज रहा है, जैसे एक बच्चा यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ एल्केन से रिलेटेड कुछ लिख रहा है। एल्केन, हाँ भाई आगे लिखो भाई, इनको बोलो आगे लिखेगा। एल्केन एल्केन एल्केन, हाँ एल्केन ही लिख रहा है, अब निकल गए व्हाट्सएप से। तो एल्केन जो है, एल्केन से क्या आया होगा? तो हो सकता है इसका बॉन्डिंग पूछा हो सकता है इसमें जो है इसका सूत्र पूछ लिया हो CnH2n+2 वाला, या फिर ये पूछ लिया हो कि n का वैल्यू पुट करोगे 5 तो क्या बनेगा, है ना। इसके अलावा और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और ये लिख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो है आज सेकेंड शिफ्ट में प्राप्त हुए। अब जो भी बचा खुचा है और मिल जाती है तो मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूंगा। मिलेंगे अगले शिफ्ट में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टुडे एग्जाम पे। ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, कोर्स पार्ट क्या लिखे हैं। ठीक है भैया, नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि क्या लिखे आधा आधा, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।